दोस्तों आज हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर देवास की यार। और देवास में मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने शिक्षण क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहराया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ललित सरदाना की, जो आज अपने जीवन से जुड़े तमाम अनुभव हम सभी के साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ, ये अपने अनुभवों को साझा कर सभी देशवासियों का पथ प्रदर्शन करेंगे और शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए उन्हें अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बता दें, ललित सरदाना सरदाना इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं। इन्होंने कुछ साल पहले अपना एक स्कूल शुरू किया था, जो कि अब एक बोर्डिंग स्कूल बन गया है और यहाँ इंडिया के अलग अलग उत्तरी राज्यों से कई स्टूडेंट्स आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये एक जाने माने आईआईटी जेईई कोच भी है और पिछले 26 सालों से आईआईटी जेईई और मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहे हैं। जी हाँ, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर ये उनके भविष्य को सुनहरा बनाने में अपनी पूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। आपको बता दें, ललित सरदाना आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट है। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उस वक्त पूरे इंडिया में इन्होंने 243वीं रैंक प्राप्त की थी। दोस्तों, इनके माता पिता हमेशा इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे, ताकि ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में आगे बढ़े, एक अच्छी जगह बनाए और अपने जीवन स्तर को और ऊपर उठा सके। इन्होंने भी अपने पेरेंट्स की बातों का मान रखा और अच्छा पढ़ लिख कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव पर इनके सामने कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन हर चुनौती का इन्होंने बिना डरे सामना किया और अपना खुद का स्कूल खोलने और एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाने तक का ये सफर हिम्मत से पार किया। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही अनुभवों के बारे में जानने के लिए अब हम सीधा मिलते हैं इनसे और इनकी सफलता के किस्से सुनते हैं इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम ललित सरदाना है। मैं पिछले 26 सालों से आईआईटी और मेडिकल एग्जाम्स, जिनको हम आज की डेट में नीट बोलते हैं, टाइम पर उसे हम लोग एआईपीएमटी ऑल इंडिया पीएमटी कहा करते थे, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले 26 साल पहले मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से शहर देवास, जो कि इंदौर के बहुत पास पड़ता है, इंदौर से बिल्कुल लगा हुआ है, जैसे दिल्ली से गुड़गांव बिल्कुल वैसे ही। इंदौर से तकरीबन 30-35 मिनट की दूरी पर है, हाईवे पर ही है। और बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है और इस शहर में मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 26 सालों से। उससे पहले मैं आईआईटी दिल्ली से रहा हूँ। मेरी आईआईटी में मेरे टाइम पर ऑल इंडिया 243rd रैंक थी। 12th के साथ ही हम लोगों ने एग्जाम दिया था। वहाँ पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया और पढ़ाई करने के तुरंत बाद से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 26 सालों से मैं आईआईटी और मेडिकल एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ और पिछले कुछ अरसे से हम लोगों ने यहाँ पर एक स्कूल की शुरुआत करी थी, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल बन चुका है अब। और इस बोर्डिंग स्कूल में अब नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक हम लोग पढ़ाते हैं और ऑल इंडिया से तकरीबन 15-16 स्टेट्स के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जितनी भी नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट्स है, मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, ये जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के 15-16 स्टेट्स हैं, यहाँ पर बच्चे आज हमारे पास में पढ़ते हैं। और इसी एक ही छत के नीचे बच्चों का स्कूल चलता है, कोचिंग चलती है, हॉस्टल में सभी कुछ यहीं पर रहता है। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी मेडिकली देखभाल भी यहीं होती है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स डे 1 से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ और मेरी वाइफ जो है डॉक्टर श्वेता सरदाना, वो यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाती हैं और बच्चों की मेडिकल केयर भी उन्हीं के जिम्मे रहती है। और हम पढ़ाने को एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ में। ये त्वचा पे मत जाइएगा, दाढ़ी के सफेद बालों पे मत जाइएगा, अदरवाइज हम ईमानदारी से, हमारे कर्मों से और हमारे धर्म से ईमानदारी से बच्चे ही हैं। मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से शहर देवास में रहा हूँ। हिंदी माध्यम स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। यहाँ पर एक कंपनी है, उसमें सर्विस करते थे और गजरा गियर्स जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ी बैड पे, बहुत कम सैलरी। बट उस कंपनी की एक अच्छी बात ये थी कि वो कंपनी में सैलरी टाइम पर मिलती। इसी को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट रहते थे कि चलो हमें सैलरी कम मिलती लेकिन टाइम पर मिल जाती। कई सारी बड़ी कंपनीज में सैलरी जो है वो मिलती
पर वो लेट होती है या बीच में से निकाल देते हैं, यहाँ पर कम से कम एक स्टेबिलिटी का जोन है। तो हम एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ में जीते हुए आए। लंबे समय तक जब कुछ सब पैसे इकट्ठे हुए, विकास प्राधिकरण योजना के तहत हमें एक ऐसा मकान मिल गया। महीना किस्त आती थी 108 रुपए मंथली, 13 बाय 30 का एक छोटा सा मकान, जिस मकान को में मेरे पापा मम्मी ने अपनी पूरा जीवन लगा दिया। और वो ऐसा मकान जिसमें जब उस मकान को बनाने का काम किया तो सिलावट होता है, मिस्त्री होता है जो ईंटों को, सीमेंट रेती वगैरह सब जो बनाता है। लेकिन वहाँ एक आपको बात बताऊं के साथ जो मजदूर होते हैं वो मजदूर हमारे घर में नहीं होते थे। वो मजदूरी का काम मेरी मम्मी ने खुद ने किया है, जिसमें वो सीमेंट रेती वगैरह, तगारी ऐसी परात टाइप होती जिसमें वो सारा सामान मिलाकर वो सिलावट को देती थी और सिलावट उससे बनाता था। तो उस घर से हमारी मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। वो घर आज भी हमारा है, ऐसा नहीं है कि हम उस घर को सेल आउट कर चुके हैं। तो बड़े छोटे से मकान में हम लोग रहे हैं, जिसको कहते हैं गरीबी, वो मैंने ईमान बहुत की है। हमने ऐसे बचपन में हम लोग जो है वो तो बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के उससे हैं। क्योंकि 390 स्क्वायर फीट का मकान, एक बड़ा छोटा सा मकान होता है, एक कमरा, उसमें एक बाथरूम, एक किचन तो होता ही नहीं है, उसी एक रूम के अंदर ही किचन होता है। वो ऐसे मकान जो आज बीपीएल कैटेगरी को जो मकान मिलते हैं ना, उनसे भी छोटे मकान में मैं रहा हूँ। तो हमने बहुत नजदीक से देखा है गरीबी को, और बहुत मेहनत करी है। मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी है। और मैं मतलब बहुत हिंदी माध्यम में पढ़े हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की फीस के पैसे नहीं थे। मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूं, पर इतना पैसा नहीं था। हिंदी मीडियम स्कूल में हम लोग पढ़े। और हमारे पापा जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसमें एक अच्छी बात ये थी कि हम लोग जो पढ़ाई करते थे और उसमें अगर हमारी कोई आखिरी में हमारी रैंक लग जाए, अगर मान लीजिए हम पहली 5 रैंक पे आ जाए, तो वहाँ पर जितना साल भर का खर्चा हुआ था इंक्लूडिंग कॉपी किताब का, वो पैसा भी वहाँ पर वापस हो जाता था। मतलब एक तरह से उसकी स्कॉलरशिप मिल जाती थी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मेरी 12th तक की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल फ्री रही। अब जो वो 11वीं 12वीं का दौर होता है, उस समय होता ही है कि हमें जो मिलता है हमें वैसा बनने की इच्छा करती है। जैसे अगर सपोज कीजिए हमें कोई इंजीनियर दिखा दिया जाए कि अंकल इंजीनियर है, तो हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। हमें कोई डॉक्टर दिखा दिया जाए तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमें कोई पायलट दिखा दिया जाए तो हम पायलट बनना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही मेरी मम्मी मुझे कभी बोलती थी कि अंकल इंजीनियर है, तो मुझे लगता था मैं इंजीनियर बन जाऊं। पापा कई बार बताते थे कि ये डॉक्टर है और देखो इतना पैसा कमाते हैं, देखो इनका घर देखो, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अब हम जब ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते थे तो वहां पर कुछ दोस्तों से हमें आईआईटी के बारे में मालूम पड़ा। आईआईटी जेई कोई एग्जाम होती है, बोले इसमें अगर पढ़ लो तो आपको बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब आपकी 6 डिजिट की जो है वो आपको सैलरी मिलती है, इतनी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। अब 6 डिजिट तो बहुत बड़ी बात थी। हम तो ये सोचते थे कि 10,000 रुपए से इनकम, ज्यादा की इनकम अगर हमारी जॉब लग जाए तो 10,000 रुपए, क्योंकि मेरे पिताजी की 5,000 रुपए से भी कम सैलरी। तो हम तो अगर 10,000 रुपए से ऊपर पहुंच गए तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ग्राउंड में जाते वहाँ लोगों ने बताया आईआईटी जेई की तैयारी करना शुरू कर दिया। अब ये भी बताया गया था कि भैया आईआईटी जेई में हर सिलेक्शन होगा, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, बहुत डिफिकल्ट होती है। और ग्राउंड में जब जाते हैं बताते हैं आईआईटी की तैयारी करना चाहिए, बट आईआईटी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। और हमारे शहर से तो जब मैंने तैयारी करी थी, मुझे ध्यान है कि उसके पिछले 4 सालों में कोई आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। बड़ी चुनिंदा सीट से होती है, और वही फिर घिसी पिटी सी बात होती है कि भैया जनरल कैटेगरी के हैं तो हमारा कैसे होगा। इसमें कई सारे जो नॉर्मल एक्सक्यूजेस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बस वो आर्ग्यूमेंट चलते थे, अपने आप से भी चला करते थे। तो बट फिर भी तैयारी करते रहे कि चलो ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, एक बात होती है ना, जब आपके पास खोने को कुछ नहीं हो तो आपको फिर लड़ाई लड़ने में डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि भाई क्या होगा, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, वैसे भी कौन सी हमारी स्थिति अच्छी है। तो बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। फिर जिन दोस्तों से पढ़ रहे थे जो सीनियर्स थे, 1-1 2-2 साल का ड्रॉप लेके बैठे थे, उनसे बुक्स वगैरह ली, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बुकलेट्स वगैरह ली, पढ़ना शुरू किया। सिलेक्शन हो गया, रैंक भी अच्छी लग गई। 243rd रैंक थी उस समय मेरी आईआईटी में। और मैंने फिर जो है, तब लोग मजाक बनाया करते थे कि नहीं होता भैया, इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं होता, तुम तो हिंदी मीडियम वाले हो। और अनफॉर्चुनेटली बुक्स भी हिंदी मीडियम में नहीं आती थी, सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम में आती थी। तो फिर भी करते रहे तो सक्सेस मिल गई। तब भी कई लोगों ने मजाक बनाया कि तुम अब आईआईटी में कैसे पढ़ोगे, वहाँ तो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, तुम हिंदी मीडियम में कैसे करोगे। तो फिर हमने जब बोलते कि साहब भैया मैंने तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करी, बोले वो एक अलग बात है। अब हालांकि उस समय मतलब बचपना भी रहता है, वरना कई बार गुस्सा भी आता था कि अरे यार ये क्या है, हमारी हर बात का मजाक बनाया जाता है। बट ठीक है, पापा जब मेरे फैक्ट्री में थे तब उनको भी किसी ने कुछ वो कर दिया था कि तुम गरीब लोग हो, तुम गरीब लोगों से कुछ नहीं होगा। तो पापा ने आकर बताया कि ऐसा बोला है, तो बहुत गुस्सा आया कि यार ये हम तो गरीब है तो हमसे कुछ नहीं होगा, ये कौन सी बात है। बट
ठीक है, पर उन लोगों उन ऐसी कई सारी नेगेटिव बातें सुनी, हमारे पूरे जो परिवार है, पूरा जो खानदान है, उसमें हम काफ़ी बहुत निचले दर्जे के लोग थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ें स्ट्रेंथ भी देती थी कि नहीं यार मुझे करना पड़ेगा। और वो होता है ना कि मरता क्या ना करता, तो वो मरता क्या ना करता की स्थिति में हम करते गए, करते गए, करते गए कि क्या होगा, हद से हद मर ही जाएँगे, वैसे भी तो मर ही रहे हैं। बस उससे हम पहुँच गए। अब जब आईआईटी में पहुँचे, जब आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, तो फिर देवास में ऑब्वियसली नाम होना ही था कि भाई ऐसी एग्जाम जिसमें पिछले 4-5 सालों में कोई नहीं हुआ, उसमें एक अच्छी रैंक वाला लड़का है। तो आते लोग, साथी लोग भी आते हैं, सीनियर्स भी आते हैं, जूनियर्स भी आते हैं, वो पूछते हैं कि तुमने कैसे पढ़ाई करी थी, क्या करा था? फिर वो उनको बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हमने इतनी-इतनी बुक्स से पढ़ाई करी, इतने-इतने घंटे पढ़ते थे, जो नॉर्मलाइज़ क्वेश्चन्स होते हैं। फिर कुछ लोग डाउट्स भी लेकर आते हैं, तो डाउट्स लेकर आते हैं तो उनके डाउट्स के समाधान कर देते हैं। तो जब डाउट्स के समाधान कर देते हैं, तब उस समय ये लगता था कि हाँ यार, अब इस पे इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट आ रहा है। और जो डाउट्स पूछने के लिए आते थे मेरे से 2-2 3-3 साल सीनियर्स भी आते थे, तो वो लोग बताते थे क्या तूने अच्छा बताया हमको यार, मजा आया हमको, तू पढ़ाया कर। और फिर आईआईटी में गए तो वहाँ कहीं ना कहीं लगता था कि यार अब अपने को पढ़ाना चाहिए, वहाँ पे प्रोफेसर्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक इंटरेस्ट आने लगा। और जब इंटरेस्ट आने लगा और थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, तो फिर लगा, क्योंकि हम तो उस दौर में थे जिसमें मतलब 12वीं तक हमने तो कभी गाड़ी बाइक वगैरह जिसको होती है वो कभी चलाना सीखी नहीं थी। मेरी उम्र में या मेरे टाइम पर भी ऐसे लोग मिलते थे हमें, जो ना जिनके घर में गाड़ियां होती थी, अगर उनके पास में स्कूटर नहीं हो तो वो जाएंगे नहीं कहीं, वो साइकिल से नहीं जाएंगे, वो पैदल चले जाएंगे। बट मतलब वो पैदल साइकिल से नहीं जाएंगे, और मैं उन लोगों में से था जो साइकिल उठा के चलता था। तो वो हमें उन चीज़ों को देखकर लगता था कि यार हमें भी ऐसी चीज़ें होना चाहिए। जब मैं सेकंड ईयर में पहुंचा तो थोड़े बहुत पैसे कमा लिए मैंने पढ़ा कर। और फिर साथ में मुझे एक इंटर्नशिप मिली। इंटर्नशिप में मुझे 40,000 रुपये उस टाइम पर मुझे मुझे मिले थे, मुझे ध्यान है। वो 40,000 रुपये और जो थोड़े बहुत और पैसे थे वो मिलाकर मैंने फिर एक बॉक्सर खरीद कर दी मेरे पापा को, बजाज की बॉक्सर। एक बाइक बाइक आई थी उस टाइम पर वो। तो वो बॉक्सर पहली हमारी बाइक थी। फिर हमने लगा कि हाँ अब हम कुछ बड़े बने हैं कि हम हमारे पापा को कुछ गिफ्ट दे पा रहे हैं। और फिर जब पढ़ा रहे थे तो एंजॉय करने लगे थे। हमारे टाइम पर आईआईटी में थर्ड ईयर में प्लेसमेंट हो जाते थे, और थर्ड ईयर में प्लेसमेंट भी हो गया, अच्छा पैकेज भी था, 18 लाख का पैकेज था। तो था कि अपन कंपनी ज्वाइन करेंगे। लेकिन फाइनल ईयर आते आते लगने लगा कि नहीं यार, हम पैसा भले ही इससे कम बनाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि अब हमारी पढ़ाने में ही दिलचस्पी रह गई, अब हमको पढ़ाना ही है। तो बस वहाँ से पढ़ाना शुरू करा। और उसमें कुछ अच्छे सिलेक्शंस भी आए। हमने दूसरे साल मैंने आईआईटी में सिलेक्शन दे दिया। मैंने हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है जीएसआरटीएस, वहाँ पर एडमिशन्स गए मेरे पास से। एमएससीटी आज की डेट में जिसे एमएनआईटी बोलते हैं, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, उस समय एमएससीटी कहा करते, तो उसमें सिलेक्शंस दिए। फिर एनआईटी सूरत कल, वारंगल, त्रुचि, सूरत, नागपुर, जालंधर, इन सभी जगहों पर जब एडमिशन्स गए तो लगने लगा कि अच्छा कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे मेडिकल के स्टूडेंट्स भी आने लगे। मेडिकल के स्टूडेंट, वो ऑब्वियसली बायो में नहीं पढ़ा सकता था, लेकिन मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा सकता था। और मैं डे वन से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा था। तो कई बार कई लोग ये भी बोलते हैं कि आप तीनों सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाते हैं। तो मेरा बड़ा एक कॉमन सा वो रहता है कि बच्चा भी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ता है। और मुझे कौन सा उनको पीएचडी लेवल का पढ़ाना है, मुझे तो एग्जैक्टली वही पढ़ाना है जो उनके आईआईटी लेवल का काम का है। दैट आई कैन डील विद इजीली। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई मैथमेटिक्स में कैलकुलस मुझसे अच्छा नहीं है, या इनऑर्गेनिक मुझे अच्छी नहीं लगती है, या ऑर्गेनिक मुझे अच्छी नहीं लगती। हर चीज को पढ़ने का एक तरीका, और मैं एग्जैक्टली स्टूडेंट बनकर ही काम करता हूँ कि स्टूडेंट को क्या क्या डिफिकल्टी फेस हो रही है। तो उस कारण से हम लोग अच्छा रिजल्ट भी निकाल पाते हैं। मेडिकल में बहुत अच्छे हमने सिलेक्शन दिए हैं। 2 साल पहले सन 2021 में हमारे यहाँ से मेडिकल में हाईएस्ट 701 मार्क्स थे 720 में से नीट में। पिछले साल हमारे पास से 692 मार्क्स थे वही 720 में से। सो वी आर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट। और अब स्थिति ये है कि हमारे पास में तकरीबन 87% सिलेक्शन रेशो है। मैं क्वालिफाइंग रेशो नहीं बोल रहा हूँ, सिलेक्शन रेशो है नीट में, मेडिकल एग्जाम में। आईआईटी में बड़े अच्छे हमारे पास है। तकरीबन आज की डेट में इंडिया के जितने आईआईटी कॉलेजेस हैं, सभी आईआईटी कॉलेजेस में मेरे पास के स्टूडेंट्स गए हैं। एनआईटीज में गए हैं, ट्रिपल आईटी में गए, बिट्स पिलानी में गए हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट। तो अब क्योंकि देखिए इस चीज को मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं शायद अच्छे रिजल्ट्स निकाल पा रहा हूँ। और यही कारण है कि आज ऑल इंडिया से 15-16 स्टेट से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। कई सारे लोग जो होते हैं ना हमारे जीवन में कई सारा असर छोड़ते हैं। मतलब ऐसा कहूँ कि कोई एक बंदे का असर है तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि असर हम पे बहुत लोगों ने छोड़ा है। देखिए
आज तो बहुत सारे मोटिवेशनल लोग मिल जाते हैं। उस समय तो दुनिया बड़ी छोटी थी, बहुत छोटी-सी दुनिया थी, या यूँ कहें कि दुनिया बहुत बड़ी थी। आपको बाहर का कुछ दिखता ही नहीं था। आप इंटरनेट नाम का वजूद नहीं था इस शहर में। मैं तो नहीं जानता कि हमने 12वीं तक कभी इंटरनेट के बारे में सुना भी था, मुझे नहीं ध्यान। मैंने तो आईआईटी में जाने के बाद ही इंटरनेट के बारे में पता चला था मुझको। फ़ोन कनेक्शन तो होते ही नहीं थे, मतलब मोबाइल तो एक्जिस्टेंस में ही नहीं था इनफैक्ट, लेकिन फ़ोन कनेक्शन भी बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस समय फ़ोन वाज़ समथिंग वेरी जो मतलब एक लैविशनेस की पहचान थी, एक रिचनेस की, लग्ज़री लाइफ़ की पहचान थी। कुछ ऐसे ज़्यादा हम लोगों को बाहर से कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन हम लोग ना जो स कई बार जो कुछ लोगों से सेंटेंस सुने, वो सेंटेंसेस बड़े काम कर गए। कई बार कुछ चीज़ों ने पॉज़िटिव इफ़ेक्ट डाला, कुछ चीज़ों ने नेगेटिव। जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा को बोला कि तुम गरीब लोग हो, गरीब लोगों से कुछ नहीं होगा, तो उसका एक लगा कि नहीं यार, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और मैंने मैंने एक चीज़ सीख ली थी, शायद बहुत जल्दी सीख ली थी, कि जवाब ना ज़बान से नहीं दिया जाएगा, जवाब जो है वो काम से दिया जाएगा। तो काम करके बताना पड़ेगा। और चूँकि अ, पापा-मम्मी जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे वो उन्होंने किया। भई उनकी एक अपनी लिमिटेशन थी ना, क्योंकि कई सारी चीज़ों के लिए पैसा लगता है, वो नहीं था। लेकिन मेहनत करने का बहुत जज़्बा था, कि मैं देख रहा हूँ मेरे पापा सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, मम्मी मेरी सुबह से लेकर रात तक। और हमारी जो सबकी मम्मियाँ होती हैं ना, वो तो मतलब वो बहुत काम करती हैं। हम जो लड़के हैं या जो हम पुरुष हैं, वो हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। तो हमने देखा है मैं कि वो इतना काम करती है, मेरी वाइफ़ मुझसे बहुत ज़्यादा काम करती है, मेरी कोई कोई कंपैरिज़न नहीं है। बट ये कहीं न कहीं था कि यार, जो मदर-फ़ादर जो डिज़र्व करते हैं, उनको देना पड़ेगा। तो कैसे कई सारी, क्योंकि हम जैसे, अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि एक बार मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मेरे पापा जो है वो बाहर कुछ ऐसे ही काम कर रहे थे। उनको बड़ी मतलब उनको एक कीड़ा है कुछ ना कुछ करते रहने का, कुछ भी बिजली के उपकरणों को लेकर करने लग जाएँगे, कुछ मैकेनिकल उपकरणों को लेके करने लग जाएँगे। उनको एक कीड़ा है बहुत ज़्यादा, मतलब वो सही मायने में इंजीनियर है, जो मैं हरगिज़ भी नहीं हूँ। तो वो कुछ कर रहे थे और मैंने उनसे पापा से बोला, "यार पापा, इनॉर्गेनिक नहीं बनते।" उसमें ना उन्होंने बोला, "क्या होता है उसमें?" मैंने बोला, "याद करने का कुछ होता है।" तो उन्होंने बोला कि देख, हर चीज़ को ना करने का एक तरीका होता है, तो तरीका सोच। तो उनकी वो बड़ा सिंपल सा वाक्य था, कि हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, उसको तरीके से कर। अब उस समय तो वो बात समझ में नहीं आई। फिर बाद में लगने लगा कि यार अपन एक काम करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं ना, तब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ 2 कंपाउंड्स हैं या 2 तरह के ग्रुप्स हैं, उनपे कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, तो उनको सिमिलरिटी की तरह एक साथ में याद कर लो। फिर उनमें कुछ डिससिमिलरिटीज़ है, तो उनको डिससिमिलरिटी की तरह याद कर लो, तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। बस वो चीज़ फ़ॉलो करी तो चीज़ें होती गई, होती गई, होती गई। और सही मायने में तो मेरे सामने मेरे मम्मी-पापा ही हैं, या वो उस समय भी वो ही रहा करते थे, तो कहीं न कहीं लगता था कि यार हमें लड़ाई लड़नी है, तो हमें अपने हालात से लड़ाई लड़ना है। और हमारे पास और कोई तरीका नहीं। भई कहीं मेरे जैसे कुछ किसी दोस्त की हो सकता है दुकान रही होगी, किसी का कुछ और रहा होगा, किसी के पापा गवर्नमेंट एमटीबी में सर्विस करते थे। बट हमारे पास में क्या था, कि हमारे पास में जिसको ये कहा जाता है ना, कि भाई देख, तेरे बाप के पास में कुछ नहीं है, तू पढ़ लेगा तो तेरा भला हो जाएगा, तू नहीं पढ़ेगा तो तेरा कोई भला नहीं होगा। So that was the only thing कि भैया which made me to work hard just only, कि भैया we have to come out of that kind of पॉवर्टी। डेडिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं हम लोग सब लोग कहा करते हैं कि हार्ड वर्क करना पड़ता है। आजकल कई लोग उसको बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करना होता है, हार्ड वर्क से काम नहीं होता, स्मार्ट वर्क करिए। मैं बोलता हूँ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों से काम नहीं होता, काम होता है हार्ड वर्क से। आपको हार्ट से काम करना पड़ेगा, आपको दिल से काम करना पड़ेगा। तो आपको दिल से अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा। अब वो जो एक पिक्चर आई थी कुछ समय पहले, मैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की थी, मैं पिक्चर का नाम भूल रहा हूँ। उसमें कहते थे कि जब किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसको मिला देती है। तो वही मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ना डूब जाओ यार, डूब जाओ। हम टीचिंग में क्यों आए? क्योंकि हमको मज़ा आता था। पैसा दूसरे प्रोफ़ेशन में ज़्यादा था। मैं अगर आज मान लीजिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में रहता, या हो सकता है आज मैं अपना एक बहुत बड़ा बिज़नेस करता, शायद बहुत बड़े लेवल पर होता, मैं करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा होता। लेकिन शायद हो सकता है कि मैं उस चीज़ को उतना एन्जॉय नहीं कर पाता, जितना मैं आज कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा दिल बसना चाहिए, उसमें हमारी उसमें आत्मा बसनी चाहिए। तो आप अगर अपनी आत्मा उसमें लगा दोगे, अपना 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 पूरा मन, अपना पूरा तन उसमें उसमें लिप्त कर दोगे ना, तो सक्सेस आपको मिलेगी। एक्सपीरियंस हर बंदे के पास पहले से नहीं होता, वो धीरे-धीरे आता है। हम क्या गलती करते हैं, वो हमको करने के बाद मालूम पड़ती है। और कई बार हमें हमारे सीनियर्स, हमारे
पापा मम्मी हमारे बड़े बताते भी है कि नहीं बेटा ये गलत है, पर वो है ना कि दिल है मानता नहीं। आपको बता रहे हैं कि उस रास्ते पे मत जाओ, वहाँ गड्ढा है, वहाँ सांप है, आप फिर भी जाकर देखना चाहते हो कि अरे बताया है तो है कि नहीं, जाकर जाकर देखा तो जाए। तो मैं भी उन लोगों में से था। मैं हमेशा हमेशा मतलब जिसको बोलते हैं कि मैं एक ऐसी विचारधारा का था जो ना जो लड़ाई लड़ना करती है। मतलब पापा ने अगर कहा है कि ऐसा है, तो मुझे लगता था नहीं यार मैं ऐसा करूँगा। जैसे वो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं ना कि पाँव उतने पसारो जितनी बड़ी चादर हो। तो मैं हमेशा उन लोगों में सोचता था कि यार अपन चादर को बड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं करते यार? लेट अस ट्राई टू मेक दैट मोर एक्सपांडेड। तो हम उन लोगों में से, तो मतलब जिसको बोलते हैं विरोधी विचारधारा, तो मैं विरोधी विचारधारा का था और इस चक्कर में कई बार नुकसान खाया, आज भी हूँ। मुझे अगर मालूम पड़ता कि कोई इस तरह से काम कर रहा है तो मैं उस तरह से काम करना कभी पसंद नहीं करता। मतलब मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आई एम नॉट ट्रेंड कॉपियर, आई वांट टू मेक माई सेल्फ ट्रेंड सेटर। और ऐसा मैंने कई बार करके दिखाया। आज हमने इस छोटे से शहर में जो चीजें करी हैं, हम देखते हैं जो हम आज से 5 साल पहले कर चुके थे, आज वो इन सो बड़े बड़े शहरों की सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वो आज कर रही, विच आई हैव डन 5 years बैक ऑन। तो वो आपके पास में शुरुआत में एंथुजियाज्म होता है, आपके पास में एनर्जी होती है, और धीरे धीरे फिर वो आपको एक्सपीरियंस भी देती है। बट आपको बिटर एक्सपीरियंसेस से लर्न जरूर करना पड़ेगा। सक्सेस तो हमें तभी मिलेगी जब हमारा डेडिकेशन रहेगा। बहुत दिल से काम करना पड़ता है, भिड़ के काम करना पड़ता है। हमें शुरुआत में कई ऐसे बच्चे मिले जो बहुत कमज़ोर थे। मतलब आपको मैं बताऊँ, ऐसे बच्चे भी रहे जिन्होंने 10th में 51% पास बनाया था, 51, मात्र 51%। लेकिन उन्होंने आईआईटी जेईई निकाली और फ्रेश में, मतलब 12th के साथ। आज आप बहुत सारे बड़े-बड़े शहरों के जो रिज़ल्ट देखते हैं, बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशन के जो रिज़ल्ट देखते हैं, उनमें मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉपर्स होते हैं, जिन्होंने 12th के बाद में 1 साल या 2 साल या 3 साल का ड्रॉप किया होता है। हम लोग यहाँ उन्हें ड्रॉपर्स बोलते हैं, कुछ एरिया में उनको रिपीटर्स कहा जाता है, उसे 13th कहा जाता है। तो हमने जो है वो बहुत कमज़ोर बच्चों के भी रिज़ल्ट बनाकर दिखाए हैं। और वो तब बन पाया जब उन्होंने भी वैसा समर्पण दिया, क्योंकि जब आपके साथ में कुछ जब आप उस चीज को बिल्कुल अपनी आदत बना लेते हो तो फिर चीजों में मजा आता है। तो बेसिकली तो उसमें उसका रीजन यही रहा है कि बच्चों ने खूब मेहनत करी है, बहुत डेडिकेशन दिया है। आज हमारे इस संस्थान पर आप रात को 2 बजे भी आएंगे तो आपको लाइट जलती हुई नजर आएगी, क्योंकि किसी ना किसी रूम में बच्चा बैठकर पढ़ रहा होगा। आप सुबह 5 बजे आएंगे तो इस प्रीमाइसेस पे आपको बच्चे दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना बिल्कुल हैपनिंग लाइफ है। ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर बच्चों के पास में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों के लिए। मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसीलिए बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ देखिए हमने सेल फ़ोन बच्चों से ले लिए, तो वैसे ही बच्चों का बहुत सारा टाइम बच गया। आज एक एवरेज बच्चा दिन में 3-4 घंटे जो है, वो सेल फ़ोन पर बिताता है। वो यहाँ नहीं यूज़ करता। फिर उसके बाद में उसके पास में सभी जगह चीज़ें एक जगह है, स्कूल यहीं है, कोचिंग यहीं है, हॉस्टल यहीं है, बच्चों को स्पोर्ट्स में अच्छा खेलने को मिल रहा है। क्रिकेट के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, सब चीज़ें मिलती हैं और रिक्रिएशन के नाम पर यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं। जितने हमारे फेस्टिवल्स हैं, हिंदू फेस्टिवल्स, आप बात करते हैं रक्षाबंधन की, आप बात करते हैं शिवरात्रि की, आप बात करते हैं नवरात्रि की, गणेश चतुर्थी की, दीपावली की, दशहरा की, सभी हिंदू फेस्टिवल, लोहड़ी की, संक्रांति से जस्ट पहले एक दिन लोहड़ी रहती है। वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल, और वो हर चीज़ बिल्कुल मतलब जिसमें खूब डांस हो रहा है, खूब डीजे हो रहा है, खूब मस्ती होती है। और जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि हम क्या है, बच्चों के साथ पे लगे रहते हैं, तो इसलिए हम बच्चे बने हुए हैं। तो वो जब इतना रिक्रिएशन मिलता है, तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें जब सामने दिखती हैं, तो अनडाउटेडली फिर बच्चा पढ़ता है। और देखिए रिजल्ट बच्चे के पढ़ने से हो बनना है, और किसी चीज़ से नहीं बनना। मतलब कोई कुछ भी कर ले, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। कई बार होता है ना कि आप हम मैं सब हम लोगों ने देखा है, स्कूल में कोई एक टीचर बहुत खराब है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाना का समझ में नहीं आ रहा है। हम स्कूल मैनेजमेंट को कंप्लेंट भी कर चुके हैं, बट फिर भी स्कूल मैनेजमेंट की अपनी कुछ लिमिटेशन है कि उसको चेंज नहीं कर पा रहा है, या कुछ भी रीजन हो सकता है। टीचर बड़ा खराब है, लेकिन एंड ऑफ द आप देखते हैं उस सब्जेक्ट का जिसका टीचर खराब था, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा बना, और जो अच्छा पढ़ाने वाले थे उनका रिजल्ट खराब बना। कारण क्योंकि जो अच्छा पढ़ाने वाले थे उन पर उन टीचर पर बच्चे बहुत डिपेंडेंट हो गए। आपको लग रहा है कि यार ये तो अच्छा ही करा रहा है, तो रिजल्ट अच्छा बन ही जाएगा। लेकिन जो खराब पढ़ाने वाले हैं, उनमें बच्चे डर रहे कि अरे यार ये निपटाएगा अपने को, इसका इसका काम खराब है, तो उसमें आपने मेहनत कर ली, और जिसमें मेहनत कर ली रिजल्ट उसको बना। 90%
रिजल्ट का कारण रहता है बच्चे की सक्सेस। ईमानदारी से 90%, 10% जो है वो टीचर का डेडिकेशन होता है। तो जिसने अगर मेहनत करी है, जिस बच्चे ने, उसका रिजल्ट बनेगा। समर्पण देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, पूरे आपको भिड़ना ही पड़ेगा। एक ना बेसिक सी बात होती है, आपको कंफ्यूजन कब आता है? कंफ्यूजन आपको तब आता है जब आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मैं दुकान पर गया, मुझे मुझे शर्ट खरीदनी है, मुझे वो 50 सैंपल्स दिखाएगा, तो मैं कंफ्यूज रहूंगा कि मुझे ये लेनी है कि ये लेनी है कि ये लेनी है, इसमें ये कलर है तो इसमें ये है तो इसमें ये। लेकिन जब मैं स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने जाऊंगा तो मुझे मालूम है मुझे यही कलर लेना है। हद से ऐसा हो सकता है कि यूनिफॉर्म में कोई एक दो क्वालिटी अलग अलग में कपड़ा हो, अदरवाइज तो मुझे मालूम है मुझे यही लेना है। सो आपको क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि आपको आपके पास में ऑप्शंस नहीं थे। यू डिड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। आप भारत का तिरंगा लेने के लिए गए, तो आपको मालूम है आपको तिरंगा लेना है। देयर इज नथिंग लाइक कि मैं ये वाला नहीं ये वाला रंग का ले लूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि छोटा लेना है, बड़ा लेना है, बट वही बात है ना कि जब आपके पास ऑप्शंस है तब आपके पास में कंफ्यूजन है। जब आपके पास में ऑप्शंस नहीं है तो आपके पास में आपको कंफ्यूजन भी नहीं है। ये एक सबसे अच्छी बात रहती है। हमारे टाइम पर जब हम पढ़ते थे तो बड़े लिमिटेड से रिसोर्सेस थे, हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ते थे। आज जब डिजिटल चीजें आ गई हैं तो रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं। तो अनडाउटेडली इसने बच्चों की मदद करी क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो चुका है? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो चुका है कि बच्चा ऑनलाइन में केवल पढ़ता ही पढ़ता है, लेक्चर अटेंड कर रहा, ही कीप्स ऑन अटेंडिंग लेक्चर, टीचर कीप्स ऑन डिलीवरिंग द लेक्चर। अब टीचर 3 घंटे पढ़ा रहा है, 4 घंटे पढ़ा रहा है, 8 घंटे पढ़ा रहा है, 10 घंटे पढ़ा रहा है, 12 घंटे पढ़ा रहा है। हम 24-24 घंटे भी क्लास दी है बकायदा, यूट्यूब पर मैं 24 घंटे भी पढ़ा चुका हूँ लगातार। तो हम सब चीजें कर रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है। और बच्चे की पढ़ाई उसको नहीं कहते जब वो क्लास अटेंड कर रहा है। बच्चे की पढ़ाई वो होती है जिस समय वो खुद का दिमाग लगा, खुद के मस्तिष्क का, खुद के ब्रेन का वो यूज कर रहा है। हो ये रहा है कि इस डिजिटल मीडिया में के समय पर बच्चा जो है वो केवल लेक्चर अटेंड कर रहा है और उसे लग रहा है ओनली अटेंडिंग लेक्चर इज इनफ। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज एक्चुअली द यूज ऑफ ब्रेन, प्रॉपर यूज ऑफ ब्रेन। When the child starts solving problem, at that time he comes to know whether he or she actually had got the concept or not. Because once you are attending lecture, जब आप क्या कर रहे हो, सामने वाले की सुन रहे हो, तो वो तो मोनोलॉग है, वो डायलॉग थोड़ी ना हो, तो मोनोलॉग है। आप सामने वाले की सुन रहे होते हैं, इस तरह की बात होगी कि एक प्रवचन दे रहे हैं आपको, आप प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन क्या वाकई में वो प्रवचन आपको समझ में आया है? क्या वाकई में आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है? क्या वाकई में आप उस सुनने के बाद are you actually able to solve the problem? That you can come to know after solving it actually. So डिजिटल मीडिया में ये हो रहा है कि बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस होने के बाद में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इसीलिए आप देखिए पिछले कुछ समय से लगातार एग्जाम्स के कट ऑफ कम होते जा रहे हैं। लोग बोलते हैं कंपटीशन बढ़ गया है, कई लोग शायद सोचते हैं ये कंपटीशन बढ़ गया है। मैं बोलता हूँ कंपटीशन अगर बड़ा है तो फिर कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए, कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, सन 2021 में नीट में कट ऑफ था 138 मार्क्स आउट ऑफ 720 मार्क्स। ठीक है, 138 से ऊपर आप क्वालिफाई करें। आई एम टॉकिंग अबाउट 2021, 138 वाज द कट ऑफ। ठीक है, बट व्हेन यू कम टू 2022, आपने जब 2022 में आया तो कट ऑफ रहा 119 मार्क्स, शायद 117 मार्क्स, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कट ऑफ तो कम हो गया, कट ऑफ कम हो गया तो फिर कंपटीशन कहाँ बढ़ा भाई? या तो 138 से 150 होता तो हम बोलते हैं कि नहीं यार अब बच्चों के मार्क्स ज्यादा आने लग गए तो कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन तो उल्टा घट गया, मार्क्स तो कम हो रहे हैं ना, कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है आपका। इसका सबसे मूल कारण ये है कि बच्चा जो है वो केवल लेक्चर सुन रहा है, और जब तक टीचर बोलता रहेगा तब तक वो टीचर बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। बात तो तब सामने आएगी जब बच्चा उस लेक्चर को देखने के बाद खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखे। और डिजिटल एजुकेशन में बच्चा खुद का दिमाग नहीं लगाता। आप देखते हैं कई बच्चों की, ये तो मैं IIT नीट का एग्जांपल दे रहा था कि जिसमें बच्चा जो है वो, आप देखिए कट ऑफ लगातार कम हो रहे हैं। आप बात करिए छोटी क्लास के बच्चों की, 6, 7, 8 की, 1st, 2nd, 4th की, जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ? बच्चे ने दिमाग का यूज नहीं करा, बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ गया, बच्चा उसके कारण डिप्रेशन में आ रहा। आप देखते कई बच्चे बोलते हैं मेरा सिर दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, कई सारी चीजें हो रही है। और ये डिप्रेशन वाली चीजें बहुत होने लग गई है बच्चों,
के बीच में क्राइम बहुत बढ़ गया, बच्चे बैक आंसरिंग करने लग गए हैं, बच्चे जो है वो बोर होने लग गए हैं बड़ी जल्दी। बच्चों के बीच में बहुत सारी छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें जो बहुत विकराल रूप ले रही हैं। आप ये तो ऐसी चीज़ें जो आप ऑब्ज़र्व आपको दिख सकती है, मतलब पेरेंट को भी दिखती है कि ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप स्कूल में जाके बच्चे के बात कीजिए, तो इसमें आप देखेंगे बच्चों ने लर्न करना बंद कर दिया है, बच्चों ने याद करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब वो 2 सालों में लर्निंग उनकी छूट गई थी। वो याद नहीं कर रहे थे। आप उनकी हैंडराइटिंग देखिए, वो खराब हो गई है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन में देखते हैं, कई बड़े-बड़े जो स्कूल्स होते हैं, वो तो टाइप करके अपना जो है पूरा असाइनमेंट सबमिट करते हैं। तो टाइपिंग करने में आपने हाथ तो चलाया ही नहीं ना, तो आपकी हैंडराइटिंग खराब हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मेरा तो ये बहुत क्लियर मानना है, हालाँकि मैं आपको बता दूँ, मैं ऑनलाइन में बहुत पहले आ गया था। ऑनलाइन पढ़ाने वालों में अगर आप इंडिया के सबसे शुरुआती 10 लोगों के नाम गिनेंगे, तो उसमें एक ललित सरदाना का नाम है। हम लोगों ने 2012 में ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था, यूट्यूब पे हम लोग लेक्चर्स अपने अवेलेबल कराना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब वो कोई चीज़ लिमिट में होती है ना, तब अच्छी रहती है। अब वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब उसका नुकसान होने लग गया है। ऑफलाइन पढ़ाई हमेशा ऑनलाइन पढ़ाई से बेटर है, थी, और यकीन मानिए भविष्य में भी रहेगी। देखिए, मैं तो अपने आप को लीडर नहीं मानता, क्योंकि लीडर बनने के लिए तो हमें बहुत सारे और ऐसे एलिमेंट्स आना चाहिए जो हम शायद अभी भी मिस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस लेवल पर अभी नहीं आया हूँ, और शायद मैं कभी आ भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से जो खुद काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसीलिए मैंने बड़ा लिमिटेड सा अपना स्टाफ रखा है, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नहीं रखा है। हम लोग उनमें से हैं जो बहुत कम रिसोर्सेज़ के साथ में काम करते हैं। पर ये है कि भई कोई चीज़ करनी है, किसी को बोला है कि ऐसे करो, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसको करके दिखाओ कि हाँ, देख मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसा करते हैं। जब आप खुद से करते थे कि हम वो हैं जो कुछ भी हमें, मतलब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें लग रहा है कि हमें ये पढ़ाना है, हम खुद पढ़ा सकते हैं। हमें अगर लग रहा है कि हमें यहाँ पर झाड़ू लगानी है, तो वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं उस घर से हूँ जहाँ पर हमने हर चीज़ होते हुए देखी है। तो हमें इसलिए कोई छोटा या बड़ापन का एहसास नहीं होता। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, कल हम लोग यहाँ पर एक स्कूल एसोसिएशन का एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट के साथ में। तो हमें गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें डोनेट करनी थी। सभी स्कूल्स वालों ने करी, हमने भी करी ऑब्वियसली। तो वो डोनेट करने के लिए जब वो चीज़ें गई, तो मैं भी गया, क्योंकि जनरलाइज़ मैनर में टू व्हीलर से ही चलता हूँ, फोर व्हीलर तो मैं बहुत कम निकालता हूँ। तो मैं गया, तो वहाँ पर मैं लेकर गया उस चीज़ को, मतलब हमें एक्चुअली आपको बताऊँ, टेलीविज़न सेट वहाँ पर डोनेट करना था, स्मार्ट टीवी था वो। तो वो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, माय स्कूल स्मार्ट स्कूल करके, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल्स में डोनेट करा था। मैं लेकर गया, एंड आई वाज़ सरप्राइज्ड टू नो कि मुझे वहाँ पर ऐसा बताया कि यू आर द ओनली पर्सन अमॉन्ग्स्ट ऑल दी स्कूल डायरेक्टर्स फ्रेटर्निटी हु हैज़ ब्रॉट दिस आइटम हिमसेल्फ। अदरवाइज सबने क्या करा, उनके बंदों को भेजा बंदों को भेजा और यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए आए थे। अदरवाइज आई वाज द ओनली पर्सन। तो मेरे को मतलब ये लगा कि यार ये कैसे हो सकता है यार, मतलब इतने बड़े हम कैसे बन जाते हैं। मतलब मुझे मुझे मैं किसी को वो नहीं बोल रहा कि वो कुछ गलत कर रहे थे, बट ये जनरलाइज मैनर में होता है, ऐसा जनरलाइज मैनर में होता है। और मैं आज भी डायरेक्टर नहीं हूँ, हमेशा मेरे साथ के जो टीचर्स हैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना पढ़ा रहे हैं, मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, आप आपका काम कीजिए, मैं मेरा काम करता हूँ, आप अपने काम को एंजॉय कीजिए, मैं मेरे काम को एंजॉय करता हूँ, तब मजा आएगा। तो मैं एक्चुअली आई कीप ऑन डिलीवरिंग द लेक्चर ओनली, एंड दैट इज माय हॉबी एंड इट इज व्हाई। तो वो, पर इसीलिए मैं यूँ कहूँ कि मैं लीडर हूँ, तो वो कहना गलत होगा। हाँ, कुछ चीजें हम करके दिखाते हैं, तो शायद हमारी टीम को भी उसमें मजा आता है। और वो एक कहावत है ना, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। अमिताभ बच्चन जी ने इसी को अलग तरह से कहा है कि जहाँ हम खड़े होते हैं, लाइन वही शुरू होती है। तो हम वही है कि जो करते चलो, तो करके अपने आप, जब बाकी लोग हैं, जब मेरे पापा मुझे करके दिखा रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो मुझे लगा रहा है ना कि मेरा बाप कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कोविड का जब दौर आया, हम सब बहुत परेशान थे, सबने बहुत बड़े बड़े लॉसेस बियर करे हैं। मैंने प्रिसाइजली बहुत बड़े बड़े लॉस बियर करे हैं। फाइनेंशियली हमने बहुत सारी समस्याओं को इसका सामना किया है। मेरे पापा को अच्छा खासा कोविड हुआ, खूब उनको, मतलब उनको तकरीबन 30 लीटर पर ऑक्सीजन लगा। 30 लीटर मतलब तकरीबन 100% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। और आप जानते हैं पूरे भारत की हालत बड़ी खराब थी, मतलब बिल्कुल अराजकता का वातावरण था। हम जीवित भी रहेंगे कि नहीं, हमें ये भी नहीं पता था। हम आए दिन देख रहे थे कि ये चला गया, वो चला गया, बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारी चीजें। मेरे पापा को 100 लीटर पर ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन थी। 30 लीटर मतलब जो 10-10 लीटर के जो कंप्रेसर होते हैं ना, जो वो
भी दिक्कत दे रहे थे। 10-10 लीटर वाले भी काम नहीं कर सकते, तो मैंने तो परचेज़ करके लेकर आया था। तो समस्या बड़ी थी और हॉस्पिटल्स में उसका इलाज था ही नहीं, हम हॉस्पिटल्स वालों को भी क्या दोष देंगे? क्या एक तो भई उसका इलाज है ही नहीं, तो दे वर डूइंग एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स और दे डिडन्ट हैव एनी अनदर ऑप्शन कि वो एक्सपेरिमेंट ही कर सकते थे। ये दवाई देके देखेंगे, वो दवाई देके देखेंगे, उनके पास यही एक चारा था। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, बहुत बुरी स्थिति थी। आप इंदौर में बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें जहाँ लाखों रुपए के बिल बन रहे थे, बट वो भी सबने हाथ ऊँचे कर दिए थे कि भैया हो पाएगा तो हो पाएगा वरना कोई बात नहीं। अब हॉस्पिटल में आपको जगह मिल जाए, बेड मिल जाए, बड़ी बात। मेरे पापा का इलाज मेरे ही पढ़ाए गए एक स्टूडेंट ने करा और उसने बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करी, बहुत अच्छे से उसने देखभाल करी। उसने पूरा मतलब पूरी तरह से भिड़ा रहा जबकि वो बहुत ऑक्यूपाइड था, मतलब वो उसकी खुद की स्थिति ऐसी थी कि वो शाम को अगर मान लीजिए 5 बजे से देख रहा है, तो रात को 5 बजे तक मतलब सुबह की 5 बजे तक वो 12-12, 13-13 घंटे और देख रहे हैं हम कि बिल्कुल लाइनें लगी पड़ी है। लेकिन हमको एक पर्सनल हमारा जो है हमको केयर मिल गई। ऐसी केयर जो शायद किसी मंत्री को नहीं मिल रही थी, ऐसी केयर जो शायद किसी कलेक्टर को नहीं मिल रही थी, वो केयर हमें मिली। मुझे कोविड उस समय हुआ जब कोविड अपनी चरम सीमा पर बिल्कुल आने को तैयार था सेकंड वेव में। रेमडेसिविर हर जगह खत्म है, मिल नहीं रही है। मुझे मेरी पूरी 6 रेमडेसिविर मिली और मेरे उसी स्टूडेंट ने मुझे अवेलेबल कराई। हमने बहुत सारी चीज़ें क्योंकि और ये वो स्टूडेंट था मेरा जब वो मेरे पास पढ़ने आया था, तब उसके पापा की नौकरी छूट चुकी थी, उसके पास में मुझे फीस देने के लिए पैसा नहीं। उस समय पे वो मुझसे फ्री में पढ़ कर गया था। वो चीज़ मेरे आज काम आई और ऐसे बहुत सारे अवसर हुए मतलब वो ऐसा टाइम था जब आप कितना भी पैसा लेकर बैठे हो ना, आपके पास में कुछ नहीं, आप कितना ही बड़ा आपका रुबाब हो, कितना ही बड़ा आपका नाम हो, आप कितनी बड़ी वीआईपी पर्सनैलिटी हो, बट कोई भरोसा नहीं क्योंकि ऊपर वाले के आगे कोई वीआईपी नहीं होता। उसके आगे वो सबसे बड़े वीआईपी है। वहाँ अगर आपको अच्छी देखभाल मिल जाए तो बस हमने 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 यही अर्न किया। आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस शहर में मेरा कोई काम नहीं रुकता, मैं जहाँ जाता हूँ मेरा काम हो जाता है। तो मेरे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि आज मैंने कई लोगों को पढ़ाया है। मेरे पास ऐसे बच्चे पढ़ के गए जिनकी मम्मी जो है वो कहीं बर्तन मांज रही हैं, मम्मी विधवा है, मतलब बच्चे का पापा चला गया, एक्सपायर हो गया है, डाइवोर्सी हैं, बहुत बुरी स्थिति है। जैसी मेरी स्थिति थी तकरीबन वैसी ही, कुछ की मेरे से अच्छी होगी, कुछ की मुझसे बुरी होगी। बिल्कुल लिटरली झोपड़ी में रहने वाले, मतलब झोपड़ी हम जिसको बोलते हैं कि झोपड़ी जिसका बरसात में कोई ठिकाना होगा या नहीं, बरसात में वो पूरी गल जाएगी, हम नहीं कह सकते। ऐसे जगहों के बच्चे मेरे पास में पढ़ के गए और बहुत अच्छे-अच्छे मुकाम पर हैं। कई लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी कंपनियाँ अपनी बना दी हैं, तो वो अगर अगर मुझे बोल रहे हैं कि भैया आइए हमारे साथ में रहिए, कुछ दिन मिलने आ जाइए, ऐसा कर लीजिए, तो हमारे लिए हम जा पाते हैं या नहीं जा पाते वो एक अलग बात है। मैं जाना ही नहीं हो पाता। लेकिन हमने जो वो लोग अगर प्यार से मिलने के लिए बुला रहे हैं, उनकी शादी में मिलने के लिए बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम टिकट भेज देते हैं, आप तो आइए। तो ये जो बुरे समय में जो चीज़ें हुई वो बहुत काम आती है और इससे बड़ी कोई मेरे ख्याल से जिसको हम बोलते हैं ना दुआएँ असर डालती हैं, मतलब वो असर डालती है, मैंने ये मेरे जीवन में देखा है और मैं इसीलिए बड़ा खुश हूँ इस प्रोफ़ेशन में कि मुझे मज़ा आता है काम करके। तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे अभी आ रहे हैं, अभी कुछ स्टेट से आ रहे हैं, आने वाले टाइम में पूरा इंडिया यहाँ पर आए और पढ़े। जब तक हम पढ़ा सकते हैं तब तक हम पढ़ाएँ और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक जब तक सांस चलेगी तब तक मैं 2 काम ज़रूर करूँगा। एक तो मैं किशोर कुमार के गाने खूब सुनता रहूँगा, उनके साथ में खूब मस्ती में रहूँगा और खूब पढ़ाने में काम करूँगा क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हम खूब मस्ती में पढ़ाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर वो सर मैडम वाला हिसाब-किताब नहीं है, हमारे यहाँ वो भैया-भाभी वाला हिसाब-किताब है कि मैं भैया हूँ। हालाँकि अब ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ने जिनके पापा पढ़ के जा चुके हैं, जिनके मम्मी पढ़ के जा चुकी है, जिनकी मौसी पढ़ी है, मामा पढ़े हैं, ऐसे कई सारे बच्चे आ रहे हैं। लेकिन अभी भी वो मैं बोलता हूँ वो सर मैडम में वो फीलिंग नहीं आती। आप जब सर बोलते हो ना तो वो शायद एक गैप बन जाता है। वो महाराष्ट्रियन लोगों में होता है ना, आई तुझा आशीर्वाद, तो वो जो तू करके बोलते हैं तो क्या होता है कनेक्शन जरा पास में आ जाता है। तो वो हमारे भैया भाभी बोलकर जो कनेक्शन जो है पास में आ जाता है। तो मैं तो उसको चाहता हूँ कि एन्जॉय करें और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट बनाएँ, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी स्थिति में कुछ दिक्कतें हैं, बेहिचक आप इस मैसेज को ज़रूर कन्वे कीजिएगा कि वो बेहिचक हमसे आकर मिलें। यथासंभव जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है करेंगे, बट एक बात उन्हें ये समझना पड़ेगी कि उनको ये अगर सपोर्ट मिल रहा है तो उन्हें ये करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ मैं जब 12वीं में था तब मैं आईआईटी की तैयारी तो कर रहा था, साथ में मेरे एक केमिस्ट्री के टीचर थे। वो उनकी ₹70 फीस हुआ करती थी महीने की ट्यूशन की। मेरे पापा नहीं दे सकते थे। तो मैंने उनसे जाके संपर्क किया कि मुझे आप
मुझे पढ़ा दीजिए। और केमिस्ट्री बड़ी अच्छी पढ़ाते थे वो, बहुत अच्छी पढ़ाते थे वो। हालाँकि पढ़ाते वो स्कूल लेवल का थे, बट उस समय आईआईटी की कोचिंग होती भी नहीं थी। उस समय बहुत चुनिंदा, आज जो इतने बड़े-बड़े एम्पायर आप सुनते हो, उस समय कुछ नहीं थे। नोबडी वाज़ एक्जिस्टिंग एट दैट टाइम। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हम तुम्हें पढ़ा देंगे। उन्होंने मुझे वहाँ पर बोल दिया था कि 2 काम तुमको ललित हमारे करने रहेंगे। एक तो क्या होता था, अल्टरनेट डे, एक-एक दिन छोड़कर मुझे पानी के 2 केन होते हैं, ऐसे 35-35 लीटर के पानी के, ऐसा आपने कभी देखे हो ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के पानी के केन होते हैं। तो वो साइकिल पर टाँग कर मुझे वो उनको देने रहते थे अल्टरनेट डे। मतलब आज जैसे बुधवार को दिया मैंने, फिर शुक्रवार को, तो वो मुझे हफ्ते में 3 बार देना होता था उनको। तो वो मुझे 4 केन उनको पानी के भर के देने होते थे, उनके किसी पड़ोसी का जिनका बोरिंग था, तो उनको मुझे लाकर देना पड़ते थे वो। और महीने में 1 बार मुझे उनकी 2 गैस की टंकी भर के उनको लाके देनी होती थी। टंकी के पैसे वो देते थे, पर वो एक 6-7 किलोमीटर दूर जो गोडाउन था, तो उस समय टंकियाँ लानी पड़ती थी। आपको ये पता हो, आज तो हमारे यहाँ पे गैस की कनेक्शन लाइन आ चुकी है। गेल गैस करके हमारे यहाँ चलती है जैसे एमपी में। तो हमें वो जो है वो पानी की टंकी, मैं 4 केन उनको भर के देता था हफ्ते में 3 दिन, और साथ ही में वो गैस की टंकी। तो मैंने जो है वो चीजें देखी हैं होते हुए, इसलिए मुझे लगता था कि यार नहीं, मतलब उन सर ने मुझे पढ़ाया, मैं उनसे जब डाउट्स पूछता मुझे वो डाउट्स आते, वो पढ़ाते स्कूल लेवल का थे, पर कहीं ना कहीं कुछ कुछ एक एक छोटी छोटी सी ना, एक एक कदम चलते तो हम बहुत बड़ी मंजिल चल जाते। तो वो चीजें हुई। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अगर जो बच्चे हैं, जितने बच्चे हों, जिस क्लास के बच्चे हों, अगर उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, यकीन मानिए, आप बेहिचक उनको मेरे पास भेजिए। आपके रेफरेंस से भेजिएगा कि आप बोलिएगा सर को कि हमने भेजा है, हम डेफिनेटली बेस्ट से बेस्ट करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि किसी डिजर्विंग बच्चे की पढ़ाई पैसे के कारण खराब हो। बस एक बात कन्फर्म है, वो पढ़ने, उसको पढ़ना रहेगा। और किसी भी स्थिति में हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डिसिप्लिनरी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आप आगे बढ़ते हैं ना, तो कई बार आपको बहुत सारे विरोध झेलना पड़ते हैं। जो लोग पहले से उस फील्ड में होते हैं, उनके आपको विरोध झेलना पड़ते हैं। जब मैंने कोचिंग यहाँ पर स्टार्ट करी, तो जो कोचिंग्स पहले से थी, वो पढ़ाती भले स्कूल लेवल का थी, वो कोचिंग आईआईटी के लिए, नीट के लिए तो मतलब दूर दूर तक कोई विचार वाली बात ही नहीं थी। लेकिन उन कोचिंग्स में, क्योंकि मेरे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो टॉपर्स सारे हमारे पास आने लगे, क्योंकि हम उस लेवल का पढ़ा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि उनका बिजनेस मर रहा है, तो उन्होंने मतलब सब तरह से एन केन प्रकेन जो बोलते हैं, हर तरह से परेशान करने की कोशिश करी कि ऐसे करते वैसा करते। बहुत तरह का थ्रेटनिंग आती, कभी लेटर्स डाल के चले जाते, कभी वो हमने लैंडलाइन फोन लगवाया तो उस पर धमकी दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हुई। फिर हमने जब स्कूल शुरू किया, तो अब मैं आपको बताऊं, आज ये देवास का सबसे बड़ा स्कूल है हम लोगों का, सबसे बड़ा स्कूल है। जब हमने ये स्कूल शुरू किया, तब स्कूल फ्रेटर्निटी में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खूब तंग किया क्या, अभी भी करते हैं। कभी पॉलिटिकली करते हैं, कभी कभी किसी प्रशासनिक लेवल पर करते हैं। कई सारे, कई जनरलाइज मैनर में आप स्कूल फ्रेटर्निटी में वो देखते हैं जो खूब बड़े बड़े रिच लोग हैं, जिनका खूब बड़े बड़े बिजनेस है या खूब पैसा है, जो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर पर लगा रहे हैं। तो ऐसे लोग तंग करते रहते हैं, पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहना दीजिए। लेकिन एक बात होती है कि जब जब कभी कोई आपके अगेंस्ट बोलता है ना, तब आपको फिर ज्यादा काम करने की इच्छा करती है। और मेरा बहुत क्लियर बिलीफ है कि आप देखिए, काम कर रहे हैं तो आप परेशान तो होंगे। अगर आपका काम नहीं चला तो भी आप परेशान होंगे कि काम नहीं चल रहा, और चलेगा तो भी आप परेशान होंगे, क्योंकि जब चलेगा तो आपको कई लोग तंग करेंगे, तो वो करेंगे। बट ठीक है, क्योंकि स्कूल जब आप चलाते हैं तब आपको कई सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, और जब आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, तो उसमें फिर कई तरह की लूप होल्स या कई तरह की कमियां ना होते हुए भी निकालने की कोशिश की जाए। तो वो टेम्पररी एक डिस्टर्बिंग का काम होता है, बट वो जमाने की रीत है, चलते रहने दीजिए। वो भी, उसको भी मजा आता है। और ये है ना, हम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब किसी पाइप का मुंह पतला कर दो तो उससे पानी और तेजी से निकलता है। तो वो जब आप क्या होगा, जब हमारा मुंह कोई पतला करने की कोशिश करेगा, तो पानी की धार जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। सो व्हेन वी डिक्रीज द एरिया, देन दैट टाइम वेलोसिटी गेट्स इंक्रीज्ड। So that exactly is happening with us when somebody is trying to diminish us, we grow even more. खूब मस्ती करी है, पढ़ाई करने में अच्छे थे, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है, बट मस्ती करने में भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा थे। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि भैया मैं खूब मस्तीखोर में था। मेरे पापा को हमेशा
बुलवाया जाता था कि साहब आपका लड़का जो है वो बहुत मस्ती कर रहा है, ललित जो है ये बहुत मस्ती करता है, रिसेस के टाइम पर, लंच के टाइम पर भागा दौड़ी करते हैं, चोर पुलिस खेल रहे हैं, इधर उधर कूद फांद रहे हैं। तो खूब डांटे सुनी है। डांटे सुनने तो दूर की बात है, हमने तो मार खाई है। आजकल बच्चे बोलते ना कि यार घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी, हम तो ये सोचते थे कि हमको मार पड़ेगी, और मार पड़ेगी तो कितनी मार पड़ेगी, कितने थप्पड़ पड़ने वाले कितने। तो मैं तो बच्चों को हमेशा बताता हूँ, भैया मैंने तो मेरे पापा से बहुत मार खाई, और अच्छी डट के मार खाई। मतलब मैंने थोड़ी बहुत मार नहीं खाई है, मतलब खूब। स्कूल में भी टीचर्स ने, एक 9th का दौर ऐसा था जब बहुत बिगड़ गए थे, तब ऐसा भी किया कि एक बार फीस के पैसे जो थे वो फीस के पैसे खा गए। पापा ने जो फीस थी वो दी, और हम वो फीस कार्ड होता था हमारे पास में, तो हमने दी, और वो पैसे जो है हमने उड़ा दिए। क्योंकि मैंने 2 कामों से बहुत दोस्ती करी, मुझे बहुत शौक था, एक तो पढ़ाई करने का और दूसरा क्रिकेट खेलने का। क्रिकेट खूब खेला, खूब अच्छी बॉलिंग भी अच्छी करते थे, बैटिंग भी ठीक ठाक थी, लेकिन बॉलिंग अच्छी थी। तो क्रिकेट का शौक था, तो क्रिकेट के सामान लाने हैं, टेनिस बॉल लानी है तो उसके लिए चंदा मिलाना है, फिर स्टंप वगैरह लाने हैं तो उसके लिए, तो वो पैसे खा गए। वो 9th का दौर ऐसा था जब बिल्कुल बिगड़े लोगों की कैटेगरी में आ गए थे, कि अब मतलब बिगड़ गए। अब वो मतलब अब कोई जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है, अब केवल ये लग रहा है कि अब हमको आवारागर्दी करनी है। तो वो एक दौर ऐसा था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जैसे ही 10th में आए, पहले ही दिन से राम जाने भगवान श्री राम ने क्या ऐसी अकल दी कि पहले ही दिन से हम बिल्कुल डिसिप्लिन हो गए, पहले ही दिन से खूब पढ़ने लगे। मतलब वही ललित सरदाना हो गया जो 8वीं क्लास तक था। 9th में एकदम बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया था, लेकिन 10th में बिल्कुल वापस से वही चेंज वापस से आ गया, और पॉजिटिव एटीट्यूड में आ गया। तो वो चीजें रही। 11th में जब हम गए तो 10th के बाद फिर हमने क्रिकेट खेलना खूब शुरू किया। लेकिन तब एक अच्छी बात थी कि हम तब डिसिप्लिनरी क्रिकेट खेलते, तब मतलब बदतमीजी या बदमाशी, वैसी वाली बदमाशी नहीं करते थे। और यकीन मानिए, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड में गए, वहां ही हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो खूब बड़े बड़े स्कूलों के थे, हमारे शहर के बड़े स्कूलों से थे, जिन्होंने हमें बताया कि इंजीनियरिंग होती है, IIT जेई की तैयारी होती है। ये वहां जाकर मिला, वरना लोगों को खेल के मैदान में, खेल के अलावा कोई और मतलब नहीं होता। लेकिन हमने खेल के मैदान में ही जाना कि IIT जेई क्या होती है। तो मैं तो उन दिनों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं ग्राउंड में गया, वहां जाकर जाना कि हाँ IIT की तैयारी करनी है, और IIT निकाल ली। टाइम मशीन में आपको मिल जाए तो मजा ही आ जाए, हमें मजा ही आ जाए। क्योंकि हम तो वो देखना चाहते हैं कि वो महाराणा प्रताप और अकबर ने लड़ाई कैसे लड़ी थी। भविष्य से ज्यादा शायद हम इतिहास को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि भविष्य को देखने के बाद एक डर रहेगा कि अगर कुछ खराब देख लिया तो, और अगर कुछ अच्छा देख लिया तो फिर शायद हम काम करना बंद कर दें कि अब तो अपना अच्छा होने वाला ही है। पर मुझे तो जब हम वो सुनते हैं ना कि हाँ अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई ऐसे हुई थी, या इतिहास की चीजों को देखना, जब पढ़ते थे तब सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन विषय से नफरत थी, नफरत। 10th पास करने का एक सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि 10th के बाद चलिए हमें सामाजिक अध्ययन जो है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। दैट वाज द बेस्ट थिंग। कि वो हिस्ट्री, वो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते थे, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, हमें वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो चीजें जब देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना यूपीएससी की तैयारी होती है, तो जब मैं यूपीएससी की क्लास में बैठता हूँ, जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो मुझे वो मोहनजोदाड़ो देखने की इच्छा करती है, मुझे वो हड़प्पा संस्कृति देखने की इच्छा करती है। और अगर मैं अपनी लाइफ की समय की बात बोलूं तो आप देखिए, वो एक लाइन भी है कि बचपन में हम सब बड़ा होने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हम कब बड़े हो जाएंगे, और जब हम बड़े बन जाते हैं तो हमको लगता है कि कब काश हम बच्चे ही रहते थे। तो वो जो बचपन का दौर था, जो वो जो दोस्ती थी, वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं बिल्कुल बिना स्वार्थ के दोस्ती थी। वो दोस्ती के मजे अलग थे। जो कुछ पुराने यार थे वो याद आते हैं। अपनी अपनी शादी का समय अच्छा लगता है कि शादी के टाइम पर हम कितने अच्छे थे, हम थोड़े मोटे नहीं थे, हम दुबले थे, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बट ये बात सही है कि इतिहास में हमने ऐसी कई सारी गलतियां करी हैं, और उन गलतियों को हमें जो है वो, अगर हम उनको सुधार पाते तो ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं 9th में खराब हो गया था, तो मुझे लगता है मैं शायद उसको बदल देता तो अच्छा है। बट कई बार भगवान जो करता है वो हो सकता है, क्योंकि हम बहुत बिगड़ गए थे तो उसने भी कई सारी सीख दी, उसने भी कुछ चीजें ऐसी बताई कि हाँ मतलब हमको ये चीज नहीं करना थी। क्योंकि हम अगर अच्छा ही करते रहते या 9th में मैं अच्छा करता, तो हो सकता है मैं 10th में ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता कि यार अब तो मैं राजा बन गया, अब तो मैं क्या है, मतलब 9th अपन, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होती है 9th 10th के कंपेरिजन में, तो 9th में जगह अच्छा कर जाता तो हो सकता है मैं 10th बिगाड़ लेता। 10th में हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। हम देखते हैं ना अमूमन बच्चों के 9th में रिजल्ट कम रहते हैं, 10th में ज्यादा। तो मेरे लिए वो एक अच्छी बात नहीं कि मैं घमंड में नहीं आया, वरना ये सही सच बात है। क्योंकि कई बार जब आपकी लोग प्रशंसा करते हैं ना, तब आप घमंड में आ जाते हैं। और वो बड़ा, मैंने कई बच्चों का करियर केवल उस चक्कर में खराब होते हुए देखा है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं आज इस एज में,
लेकिन दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग फैक्टर। सम स्टूडेंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि अब तो मेरे को सब आता है, और उस चक्कर में बच्चे, दो तीन कारण होते हैं बच्चे जिसमें आजकल मोबाइल के कारण बिगड़ जाते हैं बच्चे, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बिगड़ जाते हैं बच्चे, जो है वो रिलेशनशिप के कारण बिगड़ जाते हैं। तो वो जो समय था वो खराब रहा, तभी आने वाला समय अच्छा है। अगर वो नहीं खराब होता तो शायद आने वाला समय भी अच्छा नहीं आता। खेलना तो अब नहीं हो पाता, अब उतनी मतलब पाँव नहीं चल पाते, तो क्रिकेट खेलना तो नहीं, लेकिन क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है। हमारे ग्राउंड में क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, तो दैट वी एंजॉय। मैचेस कभी मिस नहीं करते। आईपीएल देखने में उतना मजा नहीं आता, जो एक्चुअल टेस्ट मैचेस हैं या 2020 है या वनडे है, इनको देखने में बहुत मजा आता है। क्रिकेट को बहुत एंजॉय करते हैं, गानों को खूब एंजॉय करते हैं। मूवीज देखना इतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ गाने, और वो भी साहब किशोर कुमार के, तो वो बिल्कुल बाग बाग कर देते हैं। तो एक्चुअली पढ़ाना भी अपने आप में, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है। कई बार सिर दुख रहा होता है, क्लास में जाते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, हम जो है वो मतलब वो दर्द चला जाता है। अब जैसे दिवाली के टाइम पर हम 15 दिन की छुट्टी दे देते हैं, तो मैं मेरी वाइफ से आज ही बात कर रहा था कि दिवाली के टाइम पर मेरी तोंद 1 इंच और बाहर आ जाती है। जैसे ही पढ़ाना शुरू करते हैं तो फिर वापस से वो सेटल डाउन हो जाती है, तो वो मोटापा चला जाता है। तो वो पढ़ाने को एंजॉय करते हैं। ये 3 हॉबीज है देखिए, एक तो पढ़ाना है, दूसरा गाने सुनना है, और तीसरा क्रिकेट है। और अदरवाइज फिर अगर ये नहीं करते तो फिर बीवी की कुछ सुनने को मिलती है, तो बेटर यही है कि इन तीनों को करते हैं। बुजुर्गों ने बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के जमाने के सुरताल पे, भूल रहा हूँ, जमाने के सुरताल पे खड़े हो जाओ, फिर हर फसाना तुम्हारा है। तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, और मिला ली है ताल, दबा लेंगे उंगलियां उंगलियां। भूल रहा हूँ सर बोलना, के पग घुंघरू, के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थी, टिंग 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 टिंग, के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थी। आपको सक्सेस चाहिए, मेहनत आपको करनी है, कोई और आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बिल्कुल स्वार्थी होकर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सेल्फिश होकर काम करना पड़ेगा। और सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, कई लोग बोलते हैं सेल्फिश होना बुरी बात है। अरे सेल्फिश हो जाइए, आप अपना भला सोचिए, बस इतना सा करिए, किसी का बुरा नहीं हो, आपका भला करिए ना। और आपका भला कब होगा? जब आप काम करेंगे। यकीन मानिए, आपके लिए आपसे ज्यादा कोई और मेहनत नहीं कर सकता। अभी मार्च का महीना आने वाला है, कई लोग बोलते हैं कि साहब हमारे पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आप इसमें पैसा लगाइए, आपका पैसा ऐसा हो जाएगा। मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ कि भैया मेरे लिए आप मेरे से ज्यादा मेहनत करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, मुझे करने दीजिए, मैं ही कर लूंगा। तो ये एक सच्चाई वाली बात है कि आपको अगर सक्सेस चाहिए ना, तो आप ही को मेहनत करना पड़ेगी। हमारा कहावत है कि अपनी अपने को ही धोनी पड़ती है। तो जो आप किसी और पे बिलीव करने की बजाय, किसी और का फैन बनने के बजाय, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। आप अगर दिल से काम करेंगे ना, तो यकीनन आपको सक्सेस मिलेगी। मेहनत करते चलिए, भिड़े रहिए, डिटरमिन्ड रहिए, डेडिकेशन रखिए, डेफिनेटली थोड़ा लेट मिल सकती है पर मिलेगी जरूर। आप लोगों को मैंने जो अपनी बातें बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी, इसमें कुछ हो सकता है क्योंकि आपको मेरे अच्छे बुरे सभी तरह के अध्याय देखने को मिले हैं, और आप लोगों को शायद ये बेहतर भी लगी होगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो आपने अधिकतर मिलने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों को इसे शेयर कीजिएगा। और अगर कोई इसमें कोई अच्छा पॉइंट हो तो उस पर कोशिश कीजिएगा कि आप उस पर अमल लाएं। और मेरी जो बुरे एक्सपीरियंस है उनसे शायद हम ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जितने अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सके आप जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। दोस्तों, ये थी एक जाने माने आईआईटी एंड जेईई कोच ललित सरदाना की कहानी, जिन्होंने शिक्षण क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम बखूबी लहराया। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर।
अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।